एक ढकोसला करके अखबारी इश्तिहारात के थ्रू अपने आप को बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर शो करके पूरी दुनिया में अपने मुल्क के अंदर वो चला रहे थे निजाम। बट अब तो सोशल मीडिया का दौर है और ये 2 महीने के अंदर आपने देखा कि जो ये कहते थे कि ये स्पीड, शहबाज स्पीड के नाम से इन्हें पुकारा जाता था कि हमने टिकट गलत दिए। अब भी अगर टिकट गलत दिए तो तहरीक इंसाफ उसकी भारी कीमत चुकाएगी, वरना आप अगर देख लें, आप एक एक हल्के के ऊपर काम करें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि शेर का निशान खौफ की अलामत बन गया है। हमें जो इशू आ रहा है वो गैस और एनर्जी का है। सिर्फ गैस नहीं, बिजली भी है। गैस इस वक्त हमें मिल नहीं रही। पहले 50% मिल रही थी टू कैप्टिव पावर प्लांट्स, वो 0 हो गई। अक्टूबर में उन्होंने हमें कहा कि आपका रेट हम बढ़ा देंगे 4 महीने के लिए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 60 दिन की हुकूमत हो गई है और 60 दिन की हुकूमत में क्या हुआ है आज आपको बताएं कि पेट्रोल 60 रुपए तक महंगा हो गया है, आटा महंगा हो गया है, बिजली नापैद है, गैस की किल्लत हो रही है और इस हुकूमत ने आते ही अपनी मर्जी के फैसले वो शुरू कर दिए हैं जिसमें उनके अपने केसेस खत्म हो सकते हैं। यानी कि नैब को अब टूथलेस करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही साथ इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम पर ओवरसीज लोगों के वोट काट दिए गए हैं। ये हुकूमत की कारकर्दगी है और वजीर खजाना कह लगाते हुए कहते हैं कि हो सकता है रात को पेट्रोल भी महंगा हो जाए, लेकिन पेट्रोल गुज़श्ता रात तो नहीं, लेकिन 15 जून पर अब लाजमी तौर पर 23 से 25 रुपए तक महंगा करने की वईद की जा रही है। साथ ही साथ आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस वक्त जो पैसा आ रहा है बाहर से, जिसकी उम्मीद और इस तवक्को बताई जा रही है, क्या उससे मईशत की कोई बेहतरी हो गई या नहीं। लेकिन 3.5 साल में एक सेक्टर जो टेक्सटाइल का पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ग्रो किया है, वो इस हुकूमत में आते ही उसकी सूरत हाल क्या है, क्या बिजली गैस की किल्लत से सूरत हाल क्या होने जा रही है। आज इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे। सिद्दीक जान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और तजज़ियाकार हैं, उनसे भी गुफ्तगू होगी। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज आवान साहब, उनसे भी सूरत हाल पर बात करते हैं। सबसे पहले अली नवाज आवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुना है अब खान साहब से राब्ते भी हो रहे हैं, मनाने की भी कुछ कोशिशें हो रही हैं, तो मुतालिबात को माना जा रहा है या क्या होने जा रहा है? जी, हमने पहले भी कहा था और आप भी कह रहे हैं कि हम इस मुल्क में कोई इस तरह का काम नहीं करना चाहते कि मुल्क पीछे की तरफ जाए। हमारे साथ जो हुआ हम ये कहते हैं कि हमारा एक ही पॉइंट है और वो पॉइंट ये है कि आपने इस मुल्क में जो जमहूरी सिस्टम, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम फॉलो करते हैं, उसमें जो राइट दिया गया है वो अवाम को दिया गया। हम अवाम के पास जाते हैं, जिसको जो मैंडेट मिलता है उसको सब एक्सेप्ट करेंगे। हम फ्रेश इलेक्शंस कॉल कर रहे हैं। हमारी पहली और आखिरी शर्त सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं और जितनी जल्दी वो कॉल हो जाए उतने अच्छे हैं। जो आपने राब्तों की बात की, आजकल तो वो बेचारे जो इनके साथ, क्योंकि उनका प्लान कभी नहीं था, 35 साल ये सिर्फ एक ढकोसला करके अखबारी इश्तिहारात के थ्रू अपने आप को बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर शो करके पूरी दुनिया में अपने मुल्क के अंदर वो चला रहे थे निजाम। बट अब तो सोशल मीडिया का दौर है और ये 2 महीने के अंदर आपने देखा कि जो ये कहते थे कि ये स्पीड, शहबाज स्पीड के नाम से इन्हें पुकारा जाता था, 2 महीने लगे, टोटल वो सारी चीजें एक्सपोज हो गई। आपके सामने है कि जो जो इन्होंने बातें की, इन्होंने पहले दिन आके कहा कि हमें हफ्ते के 7 दिन काम करना चाहिए। कल आपने नोटिफिकेशन देख लिया कैबिनेट का कि उन्होंने कहा अब सैटरडे भी ऑफ और जुमे का भी हाफ डे करना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने लंगर खाने बंद करने की बात की। लंगर खाने उन्होंने बाद में कहा नहीं, वो मुझसे गलत फैसला हो गया था लंगर खाने। फिर उन्होंने कहा जी मैं IMF जो हमने चलें ये तो अब हुकूमत कर रही है अवान साहब, और उन फैसलों की क्या रिजल्ट नजर आता है वो तो अगले आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन सिद्दीक जान, अब ये बहुत ज्यादा बात हो रही है कि राना सनाउल्लाह साहब का आपने भी बयान देखा कि बातचीत हो सकती है खान साहब के साथ। उससे पहले शहबाज शरीफ साहब भी बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन खान साहब सिवाय इलेक्शन के नहीं मान रहे हैं। तो क्या इस वक्त लगता है कि मामला इलेक्शन से की तरफ ही खान साहब के आखिरी और हतमी फैसला होगा या कोई बातचीत से मामलात हल होते हुए नजर आएंगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो मामलात इलेक्शन की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं और इस हुकूमत के आने का जो मकसद था
उसमें से कुछ मकासद इन्होंने अचीव कर लिए हैं, जिसमें इन्होंने EVM ख़त्म कर दी, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का जो हक था वो ख़त्म कर दिया, इन्होंने कुछ नैब में तरमीम कर ली, चेयरमैन नैब अब इन्होंने अपना लगाना है, और इन्होंने जो बाहर बैठे मियाँ नवाज शरीफ जो कि इश्तिहारी हैं उनको पासपोर्ट जारी कर दिया, बाकी अपने केसेस में रिलीफ लेने की कोशिश की, कवानीन बदलने की कोशिश की, अपने प्रोसिक्यूटर लगा दिए, तो लेकिन उस सब के वो तो उन्होंने कर लिया जिस मकसद के लिए आए थे, लेकिन जो ये आवाम को बताया करते थे कि हम महंगाई खत्म करने के लिए आए हैं, उसमें जो इन्होंने तबाही और बर्बादी मुल्क की मईशत की कर दी। और वो क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि जब ये आपस में बंदर बांट में लगे रहे। मुझे बताएं, आप पहले 40 दिन के अखबारें उठा के देख लें, आप प्रोग्राम उठा के देख लें, किस बात पे लड़ाई हो रही थी जी, उसको इतनी वजारतें चाहिए, उसको इतनी चाहिए, वो वजारत मांग रहा है, वो वजारत मांग रहा है, वो जी कौमी असम्बली के स्पीकर मांग रहे हैं, वो चेयरमैन सेनेट मांग रहे हैं, वो फलानी आईनी ओहदा मांग रहे हैं, वो फलाना आईनी ओहदा मांग रहे हैं। जब आप आपस की बंदर बांट में मसरूफ रहे, आपस में आप अपने केसेस बंद करवाने पे फोकस रहा, अपने इश्तिहारियों, फरारियों, मफरूरों को नवाजने पर रहा, जो यहाँ पर लोग जमानतों पर रिहा हैं उनको आपने सिक्योरिटी देने पे आपका फोकस रहा, और फिर आपने किया क्या? जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आपने एक बात की, मैं उसको जरूर आपको बताता चलूँ, जो आपने इंट्रो में जिक्र किया चेयरमैन नैब का और नैब की तरमीम का, ये मामला मैं आज आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होने जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट कैटेगोरिकल ये कह चुकी है कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मफादात का टकराव है कि जिन लोगों पर नैब के केसेस हैं वो बैठकर नैब के कवानीन बनाएं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ECL से उन्होंने नाम निकाले हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इजहार बरहमी किया है, और शहबाज शरीफ साहब के पास सिर्फ 6 दिन का वक्त बाकी है। 6 दिन के अंदर अंदर उनको उन तरमीम को जो उन्होंने रूल्स में तब्दीली की है उसको कानून के दायरे में लाना होगा, वरना सुप्रीम कोर्ट बड़ा हुक्म जारी करने जा रही है कि वो वजीर जो खुद ECL पर थे उन्होंने ECL के रूल्स को बदला और हजार लोगों के नाम ECL से निकाल दिए गए। साथ सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि चेयरमैन नैब का मामला जो है उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि ये कैसे हो सकता है कि जो नैब के मुलजिम हैं, जो नैब के जमानतों पर रिहा हैं, वो बैठकर चेयरमैन नैब लगा रहे हैं अपनी मर्जी का, और जो इन्होंने तरमीम की हैं। आपको मुदस्सिर इकबाल साहब एक प्रोग्राम उन तरमीम पे करना चाहिए। आप अगर उन पे प्रोग्राम करेंगे तो आपको अंदाजा होगा एक एक तरमीम से इनके तमाम लोगों के केसेस बंद हो रहे हैं। इन्होंने अपने तमाम वकील बिठाए जो इनके केसेस लड़ रहे हैं, ये रिकॉर्ड पे चीजें आ जाएंगी, थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। यहाँ पर मैं एक सवाल, यहाँ पर आपकी बात से सवाल है, आप कह रहे हैं 6 दिन का मामला है सर, जिसके लिए हुकूमत की, जिस चीजों के लिए वो की, वो किस तरह से इन तमाम तर चीजों को कानून और आइन के दायरे में लाएंगे? तो वो तो फिर सारे फंस जाएंगे। इस वक्त जितनी भी जमातों में हुकूमत में लोग मौजूद हैं। देखिए, जो मैंने 6 दिन का जिक्र किया है, ये मैंने सुप्रीम कोर्ट के उस स्पेसिफिक केस का जिक्र किया है जिसमें ECL के मामले को कानून के दायरे में लाना है, बाकी चीजों की बात नहीं है। बाकी अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में आना है नैब तरमीम का, क्योंकि नैब तरमीम में इन्होंने एसिड की तारीख बदल दी है, इन्होंने अक्यूज की तारीख बदल दी है, और सबसे बड़ा जुल्म यह किया है कि 100% जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन पे ये डाल दिया। यानी आप बताएं कि वाइट कॉलर क्राइम को कैसे पकड़ा जा सकता है? यानी जब मियां साहब ने मान लिया कि ये एसेट मेरे हैं, जनाब स्पीकर ये हैं वो जराए जिनसे ये फ्लैट खरीदे हैं, ये हमारे जायदादें हैं, हमने अपने दोस्तों से कर्जे लेके बनाई, ये किया, ये किया, ये किया, उसके बावजूद जब वो मान रहे हैं कि हमारे एसेट हैं, तो अब उनको बताने के सोर्स ऑफ इनकम क्या था, पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे, रसीदें उन्होंने दिखानी थी। लेकिन अब ये भी साबित नैब ने करना है कि जी इनकी ही हैं। जब वो मान चुके हैं कि हमारी हैं तो सोर्स उन्होंने देने हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नैब की तरमीम है, जैसे ज्वाइंट सेशन से ये मंजूर होंगी, उसके साथ मरियम नवाज साहिबा का केस खत्म हो जाएगा, नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो जाएंगे, शहबाज शरीफ के केसेस खत्म हो जाएंगे। टोटल कोई 33 लोग हैं इनके जिनके केसेस खत्म हो जाएंगे। ऐसी तरमीम की जा रही है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेयरमैन नैब का मामला भी हम देखेंगे, नैब तरमीम का भी हम जायजा लेंगे। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो लोग बैठकर कानून बना रहे हैं जो खुद मुलजिम है नैब के। अब देखें, नैब के मुलजमान बैठ के नैब से ब्रीफिंग ले रहे हैं, नैब के कवानीन बना रहे हैं, तो ये मामला टेकअप होने जा रहा है। और जो मैंने इलेक्शन की बात की कि इलेक्शन की तरफ मामला क्यों जा रहे हैं, इकॉनमी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल की लड़ाई है, एनर्जी के मामला, लोड शेडिंग के मामले में 5 लोग वजारत चला रहे हैं, आपस में इख्तलाफात हैं, मरियम नवाज शहबाज शरीफ कैंप आमने सामने हैं, आधी हुकूमत यहाँ से चल रही है, आधी लंदन से चल रही है, महंगाई बेशुमार हो गई है, लोड शेडिंग क़यामत की गर्मी में आपके सामने है, कवानीन जो इन्होंने बदले वो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिए। तो कोई चीज़ इनसे नहीं समझ रही, कोई एक मुआशी इशारिया इनके दौर में पॉजिटिव नहीं है, इनसे ये अपने बोझ से गिरेंगे। यही वजह इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च 2 की जो तारीख है वो नहीं दी, और वो उस पर अगर बात करेंगे तो उस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं, सिद्दीक आप हमारे साथ रहिएगा, एक हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है वीडियो पे अली नवाज अवान साहब से, ऑडियो पे हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवान साहब, एक चीज़ तो है कि इस वक्त जो है वो बड़ी बात हो रही है कि धौंस धमकी अल्टीमेटम जो है वो ना दिया जाए, और वो धौंस धमकी अल्टीमेटम जो है वो ना दिया जाए खान साहब की जानिब से। मज़ाकरात हों, बातचीत हों, तो आप पहले हुकूमत में थे तो अपोजिशन को नहीं मानते थे, अब अपोजिशन में आए तो हुकूमत को नहीं मानते हैं। सर कुछ तो माने आप।
नहीं बड़ी हमने तो हमारी तो बहुत अच्छा वो हमेशा जब हम अपोजिशन में थे, हम धरने में थे, जब मुल्क के मसाइल आते थे, मुल्क के ऊपर कोई खतरे की घंटी बजती थी तो हम तो बिल्कुल खड़े होते थे। आपके सामने यमन फौज भेजने का इरादा किया नवाज शरीफ साहब ने, और आपको याद है हम धरना छोड़ के प्राइम मिनिस्टर असेंबली के अंदर गए और उन्होंने उसके ऊपर पूरी तकरीर की, एक मौक़िफ़ अपनाया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि उसके ऊपर फिर यमन फौज नहीं भेजी गई, क्योंकि हम पहले ही पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर्स का हिस्सा रहा है, अंदर पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी रहे। फिर गवर्नमेंट लेके आई सागदार साहब कि आप कैश फ्लो के ऊपर, कैश विड्रॉल्स के ऊपर 8.8% होने का विड्रॉल्स लगाएंगे। हमने कहा ये काम अच्छा है, पर आप इसका टैक्सेशन का रेट कम कर दें। असद उमर साहब की तकरीर है फ्लोर ऑफ द हाउस। फिर एपीएस हुआ, एपीएस के अंदर हम उनकी लेजिस्लेशन का हिस्सा बने। फिर उसके इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स हुए, इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर हम उस कमेटी का हिस्सा। तो ये कहना कि हम अपोजिशन को नहीं मानते, हाँ हम अपोजिशन की उन बातों को नहीं मानते जो पाकिस्तान के लिए खतरा है, जो पाकिस्तान के निज़ाम के लिए खतरा है, और जिनमें सिर्फ उनका स्टेक है, उसमें पाकिस्तान का कोई स्टेक नहीं है। सही। जहाँ रहा जब हमारी गवर्नमेंट थी, हमने हर चीज में उनको लूप में लेने की कोशिश की, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग थी, ईवीएम थी, 1 साल तक उसको होल्ड किया उनके लिए, स्टैंडिंग कमेटीज में भिजवाया, सारी चीजें की, बट वो पाकिस्तान की बात नहीं करते थे, वो अपने स्टेक्स की बात करते थे। तो इसलिए ये एक उन्होंने बना लिया था बयानी। बट अब हालात ये हैं कि हम क्या कह रहे हैं, जो पीडीएम खुद कहती थी, जब वो अपोजिशन में थे, क्या कहते थे कि ये धांधली ज्यादा इलेक्शन है, इनको बिठाया गया है, ये सिलेक्टेड है, तो इसका हल क्या? उन्होंने कहा जी इसका हल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हमने कहा ओके फाइन, आप ये कह रहे थे आए फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जाते हैं, तो ये तो कहते थे मरियम नवाज तो अवान साहब एक सवाल यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, अवान साहब आप जो बात करें फेयर इलेक्शन, इस माहौल में आपको लगता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? सर देखिए, जो अगर नहीं होने देगा ना वो अपने साथ बुरा करेगा। मैं ये आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। अगर कोई ये समझता है जो हालात इस मुल्क में हो गए हुए हैं, और जो हालात आज से पहले कभी नहीं हुए थे पाकिस्तान के अंदर, आज वो हालात सबके सामने। अब सोशल मीडिया का दौर है, आप कितनी दफा क्या कर लेंगे, अब आप एक्सपोज हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये काम करने की कोशिश करेगा वो बच नहीं पाएगा। और हम यही चाहते हैं, हम पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े हैं, जिसकी वजह से खान साहब ने उस दिन सेंटोरस जहाँ वो पहुंचे हैं वहां से अपना धरना कॉल ऑफ किया और वापस चले गए कि कहीं ये तरीके इंसाफ पाकिस्तान के लोग इदारों के सामने ना, इदारे और वो आमने सामने ना खड़े हो जाए, क्योंकि फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है। पर हम ये चाहते हैं कि अगर इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल है तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर। सही। अच्छा, अब ठीक है अवान साहब, इस पे जो आप बात करें, लेकिन मैं सिद्दीक आपसे जानना चाहूँगा, आपने नैब के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर बात कर ली है, लेकिन सर दूसरा जो एक बड़ी नकब लगा दी गई इलेक्शन रिफॉर्म्स पर, वो उसमें कामयाब हो गए, पीटीआई बाहर है असम्बलियों से। तो सिद्दीक साहब, अभी इलेक्शन रिफॉर्म के मामलात के साथ साथ इलेक्शन मैनेजमेंट, आपको पता है पटवारियों से लेकर तो डीपीओ तक की तैनातियां होती हैं, आरओ से लेकर तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तक लगते हैं। तो ये जो इलेक्शन मैनेज करना है, ये कोई खासा मुश्किल काम नहीं है, और वो भी पुरानी जमातों के लिए। तो इसके लिए पीटीआई आपको लगता है कि तैयार है, इलेक्शन बाहर आ गए हैं, अंदर कौमी असम्बली में अपनी मनमर्जी कर रहे हैं? देखें, असम्बली में जाने का तो तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि कोई कानून ये नहीं रोक सकते, जब तादाद इनके पास मुकम्मल नहीं है तो कोई कानून ये नहीं रोक सकते, फ़ायदा कोई नहीं था। और तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि जो भी आगे निगरान सेटअप आएगा वो तहरीक इंसाफ चाहे असम्बली में नहीं है, लेकिन इनको ऑन बोर्ड लिए बगैर वो सेटअप नहीं बनाया जा सकता। जहाँ तक तीसरी बात आपने बात की इलेक्शन मैनेजमेंट की, उसमें बिल्कुल तहरीक इंसाफ बहुत वीक है। तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला तहरीक इंसाफ खुद है। तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला टिकटों की तकसीम है, अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, अंदरूनी ग्रुपिंग है। और इसमें आप देखेंगे कि अभी भी अगर तहरीक इंसाफ ने गलत टिकट दिए तो आधा इलेक्शन ये यहीं पर हार जाएंगे, क्योंकि मसला वही है, अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, कोई शफाफ बोर्ड नहीं है। और ये बात खुद इमरान खान साहब कबूल कर चुके हैं, मान चुके हैं, चाहे वो 2013 का इलेक्शन हो, 2018 का इलेक्शन हो, या केपीके के बल्दियाती इंतखाबात का पहला राउंड हो, खुद मान चुके हैं इमरान खान साहब कि हमने टिकट गलत दिए। अब भी अगर टिकट गलत दिए तो तहरीक इंसाफ उसकी भारी कीमत चुकाएगी। वरना आप अगर देख लें, आप एक एक हल्के के ऊपर काम करें, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि शेर का निशान खौफ की अलामत बन गया है। 20 मुनहरिफ अरकान में से 3 ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि हम शेर के निशान पर टिकट नहीं लेंगे। बाकी तो छोड़ें, अलीम खान साहब भाग गए हैं, अलीम खान साहब इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे,
ना ही वो अपने किसी बंदे को इलेक्शन लड़वा रहे हैं। अगर अलीम खान जैसी तगड़ी शख्सियत जिसके पास पैसा भी है, जो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, जिनको तरीका भी पता है, नून लीग उनके साथ होगी, हमजा उनके साथ होंगे, पूरा शरीफ खानदान उनके साथ होगा। अगर अलीम खान भी शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ने से पीछे हट गए हैं और उन्होंने शिकस्त कबूल कर लिया है, तो बाकी हल्कों का नतीजा आपके सामने ही होना चाहिए। लेकिन यहां पर तहरीक इंसाफ अगर टिकट देने में गलती करेगी तो उसकी बहुत भारी कीमत तहरीक इंसाफ को जो है वो चुकानी पड़ेगी। अच्छा नहीं, लेकिन सिद्दीक एक चीज है ना कि अभी जो बातचीत की बातें हो रही हैं आम इंतखाबात में, तो आपको लगता है ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतना तेज़ी के साथ, उतनी मेहनत के साथ वो आएगी? वो तो आम इंतखाबात की बात कर रहे हैं और आम इंतखाबात के लिए तो अब हुकूमत भी कहती है कि आ जाए, मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं, जो राना सनाउल्लाह के बयान की मैं बात कर रहा था। देखें, तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से ज़िमनी इंतखाबात लड़ने जा रही है। अगर ज़िमनी इंतखाबात उन्होंने नहीं जीतने तो फिर हमजा तो नहीं हटा सकते वो। ये एक उम्मीद इनको है। दो तरह की चीज़ें हैं, एक है कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उसमें बहुत बड़ा जो है वो फैसला सामने आ सकता है लाहौर हाई कोर्ट से, जो कल लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि जो डिफेक्शन करने वाले हैं उनका वोट ही काउंट नहीं होगा, तो फिर तो हमजा वज़ीर पंजाब नहीं रहे, तो फिर हलफ को तो आप छोड़ दें, फिर हलफ तो हो ही नहीं सकता था। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि 13 तारीख की समाज जो है वो मुकर्रर की गई है। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को असम्बली में अगर नंबर गेम पूरी करनी है उसके लिए उनको भरपूर इलेक्शन लड़ना है और वो भरपूर इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। और हालत ये है कि चाहे वो सूबाई हल्कों के मुनर्रिफ अरकान हो या कौमी असम्बली में जो 20 लोग बैठे हैं, ये 80-90 रोज हो गए अपने हल्कों में नहीं गए, कोई बंदा इनमें से अपने हल्कों में नहीं जा रहा। इन्होंने तो ईद की नमाजें तक हल्कों में नहीं पढ़ी, तो बाकी फिर आप खुद देखें। लेकिन सिद्दीक अब तो सिद्दीक अभी तो मुलाकात कर रहे हैं ना, हमजा और जरदारी साहब की मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मिलके इलेक्शन लड़ेंगे और आइंदा 10 साल तक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बनाएंगे। उन्होंने तो 10 साल की भी प्लानिंग की है। देखें, मसला यह है कि वो जो मुलाकात थी उस मुलाकात का मकसद और था। पीपल्स पार्टी अहम वजारतें चाह रही है पंजाब के अंदर और नून लीग वो दे नहीं रही, तो जरूर हमजा शहबाज को बुला के आसिफ अली जरदारी साहब ने समझाया होगा और बताया होगा कि आपको भी पता है कि आप कैसे चीफ मिनिस्टर बने हैं और आपको पता है कि आपके वालिद साहब कैसे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो लिहाजा जो वजारतें में चाहिए वो दे दें। और दूसरा, पीपल्स पार्टी का मसला यह है कि पंजाब में वो एक ही सूरत में सीटें निकाल सकते हैं अगर उनके मुकाबले में नून लीग बंदा खड़ा ना करे। आप अंदाजा लगाएं, पीपल्स पार्टी के जितने बड़े नाम हैं वो एक ही सूरत, वो कहते हैं कि नून लीग हमें सपोर्ट करेगी। ये अगर जिस जमात की हालत हो पंजाब में, और पंजाब में तो नून लीग ये पीपल्स पार्टी का टिकट लेने का मतलब ये है कि आप जो पहले आपके पास वोट हैं उसमें से 20,000 आप निकाल दें, यानी इतनी परसेप्शन खराब है पीपल्स पार्टी की। तो ये मुलाकात का मकसद जो है वो ज्यादा जो है वो वजारतों की तकसीम है, क्योंकि अंदरूनी इख्तिलाफात अभी तक बरकरार हैं। लेकिन मसला यह है कि दूसरी तरफ इमरान खान खड़ा है, इमरान खान के खौफ में ये सारे इकट्ठे हैं। जब तक इमरान खान सियासत में रहेंगे और इसी तरह टफ टाइम देते रहेंगे, तब तक ये दोनों जमातें क्या, ये सारी जमातें जो हैं ये इकट्ठी रहेंगी। अच्छा अवान साहब, एक चीज़ जो है वो मैं राना साहब कह रहे हैं बातचीत, पहले तो आप पर मुकदमात कर रहे थे, शेलिंग कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं बातचीत हो जाए, अक्टूबर इलेक्शन करवाना है या उसके बाद इलेक्शन करवाना है, तो कोई बातचीत के मामलात, कोई रस्ते, कुछ चीज़ें हो रही हैं सर? सिर्फ नहीं पिघल रही भाई, वो मुदस्सर भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि कंट्रोल में कुछ नहीं है। अच्छा, उन्होंने अपना मजाक बना लिया है पाकिस्तान के अंदर। देखें, आपकी प्रायोरिटी है मुदस्सर, आप आते हो, आपने अपना एक इंट्रो सेट किया होता है, आप उसको इंट्रो देते हो, उसके बाद आपने सेगमेंट्स रखे हुए हैं, सेगमेंट्स के अंदर आपने सवाल रखे हुए हैं और उसके पीछे आपने अपनी पूरी वर्किंग की होती है। ये पाकिस्तान की 35 साल उन्होंने हुकूमत की और ये कहते थे कि इमरान खान के दौर में जो महंगाई हुई है उसका कोई सानी नहीं है। हम कहते थे यार आलमी मंडी के थ्रू जब भी कोरोना आया है उसकी डिमांड एंड सप्लाई हिट हुई है, उसकी वजह से महंगाई पाकिस्तान में उसका सबसे कम इम्पैक्ट है। पर पूरा एक मीडिया ऑन स्लॉट हम पे हो रहा होता था, हमें कहा जा रहा था पेट्रोल बम गिरा रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे हैं। और आप जब ये कहते थे कि जब हमारा पुराना पाकिस्तान वापस आएगा 70 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, 35 रुपए का आटा मिलेगा, 12 रुपए का यूनिट मिलेगा, हशर क्या कर दिया है इस वक्त पाकिस्तान का? आपके सामने 200 को टच कर गया डॉलर। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा गिरावट हुई है इन 2 महीनों में, स्टॉक एक्सचेंज में वो 3100 पॉइंट्स के ऊपर आ चुकी हुई है। पाकिस्तान की रिमिट पिछले 2 महीने में पाकिस्तान का जो इनफ्लो है, जो फॉरेन इनफ्लो कहते हैं, जिसको फॉरेन रिजर्व इनफ्लो कहते हैं, वो 0 पे चला गया हुआ है। आपके फॉरेन रिजर्व 16 अरब डॉलर से गिर के 9.5 अरब डॉलर पे चले गए हुए हैं। आपको कोई यकीन करने को तैयार नहीं है, आपकी हर पॉलिसी फेल हो चुकी हुई है। महंगाई का आप एक तूफान ले आए हैं कि एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए आपने पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया है, 47% गैस टैरिफ हाइक ले आए हैं आप। उसके बाद जो आटे का थैला 1100-1200 को मिलता था, अब वो 1600 रुपए का मिल रहा है। कोई कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नहीं है इनके पास, और वो
बस आए थे, प्रायोरिटी ये थी कि हमने अपने नैब केसेस खत्म कराने हैं, हमने FIA में अपने तफ्तीशी अफसर चेंज कराने हैं, हमने अपने मन जो अपने जिससे हमारा हम समझते हैं कि पाकिस्तान को कोई फायदा हो रहा है, तो वो हमने ओवरसीज पाकिस्तानी का वोटिंग राइट खत्म करना है। तो इस तरह के इकदाम करके आके तो लोगों के सामने ये एक्सपोज हो गए, और ये नहीं कराएंगे इलेक्शन, मजाक नहीं कर रहा। तो चलें अब देखते हैं अवान साहब के मामला कहां तक बनते हैं। बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही थी, अब सूरत हाल क्या होने वाली है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग है, बदतरीन हो रही है। जहां पर आम लोगों के लिए मुश्किलात है, वहां पर सनतों का पहिया भी इस वक्त चलना मुश्किल हो गया है। गैस की किल्लत हो रही है, और एक सेक्टर जो पिछले सालों में बड़ी ही तेजी के साथ दोबारा से ग्रो हुआ, जो पाकिस्तान की एक बड़ी पहचान थी, जिसे टेक्सटाइल सेक्टर कहा जाता है, लेकिन अब उसकी सूरत हाल और सिचुएशन क्या है, क्या अहदाफ पूरे हो जाएंगे, और जो इस वक्त सिचुएशन है बिजली की शॉर्टफॉल की, गैस की किल्लत की और एनर्जी के प्राइस हाई होने की, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हामिद जमान साहब मौजूद हैं, चेयरमैन एप्टिमा नॉर्थ हैं। सिद्दीक जान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ेकार। हामिद जमान साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हामिद साहब बड़ा एक अच्छा हमें लग रहा था कि आप लोग ये बता रहे थे कि पिछली हुकूमत जो PTI की थी बड़ा बेहतर हुआ, बड़ी अच्छा रिजल्ट आए, और अब क्या सिचुएशन है कि अब तो बिजली की लोड शेडिंग अचानक बढ़ गई है, गैस के मामलात हैं, तो क्या आप पूरा कर पा रहे हैं उस मामले को कि बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, उस मीट कर पा रहे हैं, या फिर अब फिर हमसे महंगी जो एक मार्केट है वो हमारे सामने है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया ताकि मैं बता सकूं कि क्या सिचुएशन है। ऐसे है कि ये पिछले 3-4 साल में बहुत अरसे के बाद पहली दफा हमें एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का नारा मिला था, और हुकूमत ने इसमें हमारा बहुत साथ किया, जिसमें एक बहुत बड़ी चीज थी वो रीजनली कम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ्स। तो जो लोगों को बांग्लादेश में या इंडिया में या चाइना में इन जगहों पे या श्रीलंका में जो टैरिफ्स मिलते हैं, उनसे मिलते जुलते हमें एनर्जी रेट्स दिए गए, तो हमने ये परफॉर्म करके दिखाया। अब जिस सतह पे हम जा रहे हैं एक्सपोर्ट के, हमने आज से 3 साल पहले ये सोचा भी नहीं था, और हम 2 साल में $13 अरब से इस साल हमने 21 अरब पे जाना था। ये 28% ग्रोथ सिर्फ इस साल में आ रही थी, जो रिकॉर्ड थी और हाईएस्ट इन द रीजन थी। किसी और मुल्क ने 28% की ग्रोथ इस साल में नहीं दिखाई टेक्सटाइल में। तो ये चीज तो हो रही है, और अब इस वक्त हमें जो इशू आ रहा है वो गैस और एनर्जी का है। सिर्फ गैस नहीं, बिजली भी है। गैस इस वक्त हमें मिल नहीं रही, पहले 50% मिल रही थी टू कैप्टिव पावर प्लांट्स, वो 0 हो गई। अक्टूबर में उन्होंने हमें कहा कि आपका रेट हम बढ़ा देंगे 4 महीने के लिए, तो और 31 मार्च से हम आपको वो रेट वापस कर देंगे, ये पीक पीरियड डिमांड का गुजर जाए। वो हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने रेट बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने हमें गैस 31 मार्च गुजर गई, रेट तो वो शायद वापस ले आए, लेकिन फिर उसके बाद गैस नहीं रही। तो इस वक्त हम $21 अरब पे नहीं जाएंगे। हमारी बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी, हमारी नई फैक्ट्रियां लगी हुई जिनको जिन्होंने गैस पे चलना था, गैस कनेक्शन पे, वो ब्रांड न्यू हंड्रेड्स ऑफ मिलियन। हामिद जमान साहब, पिछले साल में बहुत ज्यादा आप लोगों ने एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया बहुत ज्यादा नई मशीनरी, क्योंकि पहले सिर्फ जो है वो धागा बनने की चीज थी, फिर उसके बाद हमने देखा सॉक्स, एप्रल, टॉवल पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान बनकर वो जा रहे थे। तो अब वो क्या फैक्ट्रियां बंद होंगी, वो किस तरह फिर चलेंगी और किस तरह मीट करेंगे? देखें, उम्मीद यही हम रखते हैं कि वो फैक्ट्रियां बंद नहीं होने देंगे जी। ये गवर्नमेंट फायर फाइटिंग जो थी, जो हमारी एक्सपोर्ट स्टैग्नेट कर गई थी 12-13 बिलियन डॉलर्स पे, कि 10-15 साल से इन्वेस्टमेंट नहीं हुई टेक्सटाइल में। ये जब पिछली हुकूमत ने हमें इंसेंटिव्स दिए और हमें सस्ता फाइनेंस दिया स्टेट बैंक ने,
तो फिर 4 से 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई टेक्सटाइल में, बहुत नई फैक्ट्रियां लगी और हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस बड़ा हो गया। इस वजह से हम इस साल 20-21 अरब डॉलर पे हम जाने का हमारा हदफ था, जो अभी भी हम 20 तो इंशाल्लाह क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी पॉलिसी नहीं मिलती और सप्लाई नहीं मिलती तो फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और ये वाली भी जो चल रही है, अगर ये भी 50% या 60% या 80% प्रोडक्शन पे चलेंगी तो अगला हदफ हमने रखा था इस साल वो 25 से 26 अरब डॉलर का रखा कि इंशाल्लाह जो फिस्कल ईयर 22-23 है उसमें हम 25 से 26 और 5 साल में हमने 50 अरब डॉलर की डाला। अच्छा, मैं हामिद साहब, मैं इस पे ये बहुत अच्छा हदफ है, क्योंकि हमने ये देखा कराची, फैसलाबाद, लाहौर में जो जितनी भी ये टेक्सटाइल थी वो बिल्कुल बंद हो गई। मजदूर, कारीगर बेचारा बेरोजगार रहा पिछले 8-10 साल में। मैं इस पे बात करते हैं, लेकिन जो मैं सदीक जान आपका तजिया लूँगा। अभी आपने शौकत तरीन साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि मुख्तदर हल्कों ने कहा हुकूमत का साथ दिया जाए, इसमें मामलात हो। हुकूमत कर नहीं पा रही है, हो नहीं पा रहा है उनसे कि चीज़ें मैनेज की जाएं। क्या वजूहात आपको लग रही हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत की कि वो एनर्जी भी नहीं काबू करने पा रही है, मईशत को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही? देखें, आपका एक प्रोग्राम है 1 घंटे का, और आपके अगर 2 प्रोड्यूसर हो, एक प्रोड्यूसर आपका कराची बैठा हो जहाँ से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, और एक आपका प्रोड्यूसर कोयटा बैठा हो, और आपके दोनों प्रोड्यूसरों की ना बन रही हो और वो दोनों बैठ के आपका प्रोग्राम चला रहे हो, तो चलेगा आपका प्रोग्राम? कभी भी नहीं चलेगा। ये तो यहाँ पे 1 घंटे का एक प्रोग्राम नहीं चल सकता 2 प्रोड्यूसरों के साथ, और प्रोड्यूसर भी दोनों वो हों जिनकी आपस में ना बनती हो, जो एक दूसरे के साथ बात ना करना पसंद करते हो, तो मुल्क कैसे चल सकता है? आप अंदाजा लगाएं कि इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब 2 लोग पाकिस्तान की मुईशत को चला रहे हैं, और इसहाक डार साहब एक खबर ट्वीट करते हैं जिस खबर में ये लिखा हुआ है कि मिफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान में टाफियों की फैक्ट्री तो चला सकते हैं, मुईशत नहीं चला सकते। और उस खबर में लिखा हुआ है कि जिसने भी मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना लगाया है, या तो उसको पाकिस्तान की मुईशत की समझ नहीं है, या वो जानबूझ के पाकिस्तान की मुईशत को तबाह करना चाहता है। और फिर आप कैसा शेख साहब के बयान देख लें, वो जो बात कर रहे हैं कि किस बंदे को आपने लगा दिया है, जहाँ पे 22 करोड़ के न्यूक्लियर पावर मुल्क के मसाइल की मुईशत 2 जगहों से चल रही हो, और ये ऐसे ही है कि आप दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर जा रहे हो, बड़ी गाड़ी हो, भरी हुई हो, और आप उसमें उस बंदे को ड्राइविंग सीट पे बिठा दें जो इसको या तो ड्राइविंग आती ना हो, या जो है वो कह रहा हो कि मैं इतना थका हुआ हूँ कि मुझसे गाड़ी चल ही नहीं पा रही, मैं चला ही नहीं सकता, और आप फिर भी उससे चलवाएं, तो वो तो गाड़ी जो है वो किसी खाई में ही गिराएगा ना भाई, सारों की जान ही जाएगी ना। यहाँ मुल्क की मुईशत आप उनसे चलवा रहे हैं, उस नून लीग साहब हुकूमत करवा रहे हैं जो कह रहे हैं हम तो इलेक्शन में जाना चाहते थे, हमें तो जबरदस्ती कहा गया कि नहीं हुकूमत में रहें। तो जो ये हुकूमत कहेगी कि हम तो हुकूमत में रहना ही नहीं चाहते, और जो हुकूमत 2 जगहों से चल रही होगी और जो चलाने वाले उनकी आपस में नहीं बनेगी, तो फिर यही होगा मुल्क की मुईशत के साथ जो हो रहा है। बिल्कुल, और वो जो सामने हमें नजर आ रहा है। लेकिन हामिद जमान साहब, इस वक्त 40 दिन तक तो हुकूमत फैसला नहीं कर पाई है, तो हामिद साहब अब हुकूमत आपको लगता है कि जो काम कर रही है, जो ऐलानात कर रही है, जो इक़दामात के वादे कर रही है, उसके बाद मईशत की बेहतरी हो जाएगी? क्योंकि 2 दिन बाद तो बजट आने जा रहा है सर। जी बिल्कुल, और हम बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को कल बुलाया भी गया था इस्लामाबाद प्री बजट जी हाँ कॉन्फ्रेंस से। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल सियासत की तरफ नहीं जाऊंगा, इकोनॉमी के हिसाब से ही करूंगा बात के। हमें ये महसूस होता है कि ये सारा कुछ जो हुआ, ये जो रजीम चेंज है, हुकूमत बदली, जैसे भी हुआ, शायद ये बहुत जल्दी हुआ और ये हुकूमत अनप्रिपेयर्ड आई, इनके पास कोई ऐसा प्लान नहीं था, तो अब ये फायर फाइटिंग कर रहे हैं। देखें, किसी की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, ये भी इनकी भी कोशिश यही होगी कि हमारी मुईशत का पहिया चले, जिस तरह हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी उसी तरह बढ़े। अभी तक इनको इनसे नहीं संभाला गया, लेकिन ये जो कोशिशें कर रहे हैं, हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो हमारा एक मोमेंटम बना था वो आगे चले। ये फायर फाइटिंग कर रहे हैं, अभी इनको शायद समझ नहीं आई, लेकिन कोशिशें कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है। लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर ये 3 महीने के लिए आए हैं या 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, ये एक होती है फायर फाइटिंग जो आप शॉर्ट टर्म में करेंगे कि इस हफ्ते, अगले हफ्ते,
हम किस तरह से, कहाँ से एनर्जी कंजर्व करेंगे, कहाँ से और लाएंगे, एक वो फायर फाइटिंग होती है। एक होती है आपकी लॉन्गर टर्म पॉलिसी, जो हुकूमत 6 महीने या साल के लिए आई हो, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी आपको नहीं दे सकती। और आपकी इन्वेस्टमेंट भी तभी आएगी और आपके हालात भी तभी बेहतर होंगे जब एक तो आप फायर फाइटिंग में कामयाब होंगे, गैस आनी शुरू हो जाएगी इंडस्ट्री को, और नंबर 2 आपकी एक पॉलिसी ऐसी आएगी जो इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस पैदा करेगी, और जो इंडस्ट्री लग रही थी वो लगती चली जाएगी। तो ये दोनों चीजें होंगी। इसमें एक खतरा ये होता है कि आप कोई रिएक्शनरी फैसला कर दें, जैसे हम कल सुन रहे थे कि रिटेलिंग आवर्स को कम करना है, कि आप सुबह 8 बजे दुकानें खोलें और 6 बजे बंद कर दें। ये वो चीजें हैं जो रिएक्शन में हो रही हैं, नुकसान ज्यादा और फायदा शायद कम होगा। लेकिन हुकूमत ने हमें ये ऑफर किया है, मतलब रिएक्शनरी इस वक्त अमल भी हमें नजर आ रहा है कि प्रेशर होता है, उस प्रेशर में कुछ फैसले हो रहे हैं, एक प्रेशर राइट से या दूसरा लेफ्ट से। बहुत शुक्रिया, हामिद जमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त जो है सिद्दीक, बड़ा एक जाते जाते सवाल आपसे कि क्या हुकूमत को ये मालूम है कि उसे 6 महीने रहना है, 3 महीने रहना है, 1.5 साल रहना है? जब उसको खुद नहीं मालूम है तो वो फैसले कैसे करेगी? तो 5 साल की हुकूमत होती है, वो अपने प्लान करती है। तो यहाँ जिस हुकूमत को नहीं पता वो फिर कैसे चलाए हुकूमत? देखें, इस हुकूमत का यही मुदस्सिर साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। इस हुकूमत का मसला यह है कि पहले नून लीग के अंदर लड़ाई हो जाती है किसी भी पॉलिसी डिसीजन के ऊपर। नून लीग मानती है, फैसला अगर कि मियाँ साहब को भेजते हैं, फिर मियाँ साहब नहीं मानते, मियाँ साहब मान जाए तो जरदारी साहब नहीं मानते, जरदारी साहब मियाँ साहब मान जाए तो मौलाना साहब नहीं मानते, ये तीनों मान जाएँ कोई और नहीं मानता। 16 जमातों की हुकूमत है और 16 की 16 को राज़ी रखना है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि एक पाकिस्तान में बड़ी कम आमदनी वाले की 3 बीवियाँ और उसने तीनों को खुश रखना और एक ही घर में रखना हो, तो फिर आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ तो एक के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो 3 के साथ इस तरह से घर चलाना। लेकिन सिद्दीक, उन्होंने कहा कि भाइयों के साथ जो है वो एक रोटी जो है वो 4 हिस्सों में तकसीम भाई करके खा लें, तो एक घर में 2 बेगमात नहीं खा सकती, 4 भाई खा सकते हैं फिर एक रोटी 4 हिस्सों में। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपने 16 के 16 को राजी रखना है। वो एक भी नाराज हुआ तो हुकूमत गई, तो कैसे 16 को राजी रख सकते हैं शहबाज शरीफ साहब? वो तो रोजाना आके और पहले तो इनको मनाते हैं। हाँ जी, पहले उनको बताया जाता है जी फलां नाराज हो गया, बुलाएं यार उसको, या चाल के जाएं, उसके बाद उसको मनाएं। आधा दिन तो उनका इन लोगों को मनाने में गुजर जाता है, और फिर हर वक्त परेशानी है कि कहीं उधर से हुक्म ना आ जाए जहाँ से हुक्म आना है फैसला करने वालों से कि जी असम्बली तोड़ दें, फिर उधर से मुईशत का दबाव, फिर आपस की लड़ाइयाँ, लोड शेडिंग, महंगाई, बेरोजगारी। तो हुकूमत अब खुद फैसला नहीं कर पा रही है कि उसने अपने लोगों को राजी रखना है या बाकियों को। बहुत शुक्रिया, सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार। और अब मामला ये है कि हुकूमत कुछ करे या ना करे, लेकिन एक और अच्छी खबर आपको देते चलें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कि वो कुछ अच्छा आज करके दिखाए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान आज मुल्तान में मैच खेला जा रहा है, पहला वनडे है, और पहले वनडे में हम बात करेंगे, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्तान की सख्त गर्मी में गर्मा गर्म मैच के ऊपर। एजाज, शुक्रिया आपका कि आप मुल्तान में मौजूद और मैच के हवाले से हम गुफ्तगू करें। क्या सिचुएशन है आज के मैच को लेकर, और वाकई आज जो कड़ाकेदार गर्मी में कुछ मज़े का मैच नज़र आएगा? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि कड़ाकेदार गर्मी तो जरूर है मुल्तान के अंदर, लेकिन मैच इसलिए भी जबरदस्त होगा कि वेस्ट इंडियन कप्तान निकोलस पुरान ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को उन्होंने नहीं बैटिंग दी है, उन्होंने बैटिंग करने का खुद फैसला किया है। शायद वो ये सोच रहे होंगे कि पहले कुछ ओवर्स में फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के पास शाहीन शाह, अफरीदी, हारिस या इनको थोड़ी उनके खिलाफ वो ज्यादा स्कोर करने में कामयाब होंगे क्योंकि वेदर ऐसा था। और एक चीज मैं और भी बता दूं कि ओडीआई क्रिकेट की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि दोनों टीमें टॉस से सिर्फ 30 मिनट पहले स्टेडियम पहुंची हैं। अमूमन टीमें टॉस से 1.5 घंटा पहले पहुंचते हैं ताकि वो 1.5 घंटा वार्म अप अपने आप को करते हैं, लेकिन आज पहली मर्तबा हमने देखा है कि 3:30 बजे टॉस था और 3 बजे दोनों टीमें स्टेडियम पहुंची हैं। वेदर जो हम मुल्तान के अंदर अमूमन गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये क्योंकि इवनिंग सेशन के अंदर मैच रखा गया है तो पहला घंटा जरूर एक टफ वेदर जरूर था, जिसमें वेस्ट इंडीज ने 42 रन स्कोर किए हैं और उनकी सिर्फ 1 विकेट शाहीन शाह अफरीदी गिराने में कामयाब हो गए हैं। अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया है, सो अब मुकाबला अच्छा होगा। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तानी बॉलर्स में से हसन अली जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में और वर्ल्ड कप में भी जो हमें ऑफ कलर दिखाई दे रहे थे,
वो यहाँ एक मरतबा फिर ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं, उनको चौके भी पड़ रहे हैं, इवन वो काउंटी क्रिकेट में अच्छी क्रिकेट खेल के आए हैं, लेकिन वो जब ग्रीन शर्ट पहनते हैं तो पता नहीं उनके साथ क्या ऐसी बैड लक हो जाती है। बहरहाल देखते हैं अभी। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, लाहौर, पिंडी, कराची में मैच नहीं हुए, बड़े शहरों में मैच मुल्तान में आ गया चौथी ने, तो मुल्तान वालों का कैसा जोशो खरोश है? जनूबी पंजाब में मैच हमने देखे थे, PSL में सबसे जोशीले लोग वहीं पर थे, तो आज क्या सीन है? देखें, अब तक जो यहाँ पे क्राउड इस वक्त स्टेडियम में मौजूद है, आप कह सकते हैं कि 30 से 40% स्टेडियम के अंदर कैपेसिटी इस वक्त फुल हो चुकी है। लेकिन अभी भी 60% क्राउड ने आना है, क्योंकि दूसरी इनिंग्स जब शुरू होगी और फिर यहाँ इंतजामिया ने कुछ रिलैक्सेशन भी दिया है कि क्योंकि गर्मी की वजह से जो शेड है उसके अंदर तो शायकीन आके बैठ जाते हैं, लेकिन जो स्टेडियम का जो बैक साइड के जो स्टैंड्स हैं जनूबी साइड के, वहां पे क्राउड क्योंकि शेड्स के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता क्राउड ने बैठना शुरू कर दिया है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि लाहौर के मुकाबले में यहाँ पर हम ज्यादा क्राउड इसलिए भी देखेंगे क्योंकि ये लोग तरसे हुए हैं क्रिकेट के, इनके अंदर वो हंगर मौजूद है, क्योंकि 14 साल बाद कोई वनडे इंटरनेशनल मैच यहाँ पे हो रहा है। PSL के मैचेस यहाँ पर हुए थे, लेकिन अब क्योंकि शाहीन स्टार हैं, बाबर स्टार हैं, हसन अली स्टार हैं, सो ये स्टार प्लेयर्स को देखने में मैंने मैच से पहले फैंस के साथ चिट चैट भी की, तो वो सारे यही चाहते थे कि वो पाकिस्तान के जो स्टार प्लेयर्स हैं, बिल्कुल जनूबी पंजाब के अंदर। तो आज मुल्तान में जो मैच है उस मैच को लेकर खासे पुरजोश भी हैं शायकीन क्रिकेट, और देख रहे हैं कि आज शाहीन जो हैं और वो किस तरह से कामयाबी हासिल कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया, इजाज़ वसीम बाखरी हमारे थे, और ये एक अच्छी खबर के साथ ही कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो इस वक्त हो रही है, और पाकिस्तान की कामयाबी भी यकीनी तौर पर वो होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, फिर हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।